Hello everyone, I'm Vanya Naren, your CUET एजुकेटर फॉर मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन के बारे में जो कि आप पढ़ पा रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जिसका बड़ा हवा बना के रखा हुआ है लोगों ने, क्योंकि एग्जैक्टली अभी ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, किसको देना है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। बिल्कुल चर्चा जो है वो इसी के बारे में होगी, बिल्कुल A to Z अपन बात करने वाले हैं, तो घबराने की बात नहीं है। ये एक ऐसा टेस्ट होने वाला है जो कि सारी यूनिवर्सिटीज़, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो लेने ही वाली हैं जिसका स्कोर, लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी हैं, कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी लेने वाली हैं इसका स्कोर। और ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए, पीजी एग्जामिनेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, राइट। अब इसकी मार्किंग स्कीम्स क्या होंगी, बहुत सारे ना इसमें अभी जिसको आप बोलते हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बहुत है स्टूडेंट्स में, है ना। ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया अभी तक तो नॉर्मली हम क्या 12वीं की मार्कशीट ले जाते थे, बोर्ड में जो हमारा नंबर होता था, हमारी यूनिवर्सिटी में जो होती थी काउंसलिंग होती थी और हमारे एडमिशन हो जाते थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो बेसिक कोर्सेज थे, चलिए आप बड़े टेक्निकल कोर्सेज छोड़ दीजिए, बेसिक जो कोर्सेज थे जिसको आप कहते हैं BA, BCom, BSc, उसमें भी अब एंट्रेंस टेस्ट हो गया है ना। तो कई बार बड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा है ना कि इसमें बड़ा भारी भरकम सा काम, पर उतना भारी भरकम काम नहीं है। आपको ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या रीज़न है इसके होने का, किस तरह से होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मार्किंग स्कीम है, कितना टफ है, कितना ईजी है, और बेसिकली मैग्नेट ब्रेन्स आपकी इसमें किस तरह से आपको पूरी तरह से गाइड करेगा, इसके ऊपर हम करने वाले हैं चर्चा। ठीक है, तो जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, यह है पूरा ओवरव्यू वीडियो और इसमें हम करने वाले हैं A to Z डिस्कशन। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी कहीं पे भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आज अपन उसको पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। अपन FAQs भी सॉल्व करेंगे, अपन उसकी टिप्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी एंड में। तो आपको बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपके साथ हमेशा है, जहाँ पे बात एजुकेशन की आती है, और यहाँ पे भी हम पूरी तरह से साथ हैं, पूरी तरह से अपन मिलके इसके लिए तैयारी करेंगे एंड वी विल क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, तो स्पेशली आज जो हम बात करने वाले हैं वो जनरल टेस्ट का पार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको मालूम है कि कंपलसरी पार्ट है ना। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट चुन लीजिए, कोई भी आप लैंग्वेज चुन लीजिए, सब कुछ है। उसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं, ये मैं आपको बता दूं कि 3 सेक्शंस हैं। 2 सेक्शंस जो हैं वो तो आप चुन सकते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जनरल टेस्ट को चुनने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। जनरल टेस्ट तो सबको देना ही है, राइट। तो हम उसी में डिस्कस करने वाले हैं, और स्पेशली उसका भी जो हम पार्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपन इसको लंबा नहीं खींचते डिस्कशन को, आ जाते हैं अपन अपने मेन पॉइंट पे। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं भैया कि CUET है क्या, है ना। CUET क्वीट टाइप का नाम लग रहा है, बड़ा क्यूट सा नाम है, क्यूट नहीं है वैसे, CUET है वो। और इसका जो फुल फॉर्म अगर अपन इसका समझेंगे तो देखो क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये तो समझ में आ गया कि भैया एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, मतलब एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इसका स्कोर जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं, है ना। अभी भी क्या होता था, अभी लग रहा है हमको कि यार ये एकदम से कैसे हो गया, एकदम से कैसे बम फोड़ दिया लोगों ने कि मतलब आपको बेसिक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को एग्जामिनेशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, पहले भी कुछ एंट्रेंस टेस्ट होते थे जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी वो इंडिविजुअल अपने टेस्ट कराती थी। अब उनकी जगह उनने एक कॉमन टेस्ट रख दिया, है ना, जैसे कि जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है ना आपके JEE का, उस तरह से इन्होंने एक CUET रख दिया जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, अब इसमें स्कोर जो है वो 44 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वैसे एक्सेप्ट करने वाली हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है, ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि ये अभी क्या हो रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी एकदम से कुछ बम फूट गया है। एकदम से बम नहीं फूटा है, हुआ क्या था, ये पहले भी होता था। पहले इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते थे, तो उसका नाम जो था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ करता था। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या किया है, ये बस ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से जो सेंट्रल है ना, इस सेंट्रल को थोड़ा सा हटा दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से सेंट्रल हटा दिया गया है। अब उन्होंने क्या कर दिया है, इसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा रिवैम्प्ड वर्जन है। अब वो क्यों किया गया है, क्योंकि सिर्फ पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए इसको बनाया गया था, जो उसको फॉर्मुलेट किया गया था वो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए किया गया था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि देखा गया कि भैया एक काम करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो ठीक है, लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी कहा कि भाई हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, हम भी इसको ले सकते हैं, या हम भी अपना अलग से क्यों कराएं, हम भी आपका, अगर हमें ठीक लगता है, अगर हमें लगता है कि आपका जो है ये सार्थक समझ आ रहा है, ये सार्थक सिद्ध हो रहा है, तो फिर हम भी इसको अपना लेंगे। तो फिर ये हुआ कि कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें आ गई, फिर ये हुआ कि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी कहा कि हम भी इसी का स्कोर ले लेंगे। तो
फिर उन्होंने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया और वो CUCET से हो गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कराता कौन है। कराती ये नेशनल एजेंसी है जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें बात क्या हो रही है, ऑल इंडिया टेस्ट फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। मतलब इसमें आप मान कर लीजिए PhD, है ना, मोटे मोटे तौर पे आप PhD या एमफिल और PhD के तो देखो पहले भी एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे। ठीक है, पहले भी एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे। अगर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाते थे, वो ज़माने गए, वो जब एक टाइम हुआ करता था जब क्या था, जब शेख साहब फाख्ता उड़ाया करते थे, ऐसे कुछ कहावत है ना वो। तो वो जब जो टाइम था ना कि PhD आप गए और बिल्कुल आपने बादशाहों टाइप आप गए और आपने बिल्कुल एनरोल कर लिया और फिर आपने एक गाइड चुना और अपना सब्जेक्ट जो है गाइड से डिस्कस किया और फिर उसको आपने किस तरह से PhD हुआ करती थी, लंबे लंबे टाइम तक आपने थीसिस बनाई और ये किया और आपने सबमिट कर दिया और आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया। तो वो दिन तो वैसे ही लग चुके हैं। ठीक है, अब PhD के लिए भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी आपको गाइड अलॉट करती है, सेम चीज़ एमफिल के साथ भी होती है। तो अब मतलब PhD और एमफिल में तो पहले भी ये हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ी गाज नहीं गिरी है। दूसरी बात हम ये बता दें कि ये भी जो लोग बना रहे हैं ना कि बहुत ही पता नहीं क्यों करने की ज़रूरत थी, क्या करने की ज़रूरत थी, यार एक तरह से देखो अच्छा ही हुआ है। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक बार सेट हो गया है। ठीक है, एक इक्वलाइजर सेट हो गया है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ ये बात। ठीक है, अब इसमें होता किसके लिए, पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि ये जो टेस्ट है वो एडमिशन दिलाएगा आपको अलग अलग जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं। ठीक है, UG कोर्सेज जिनको हम कहते हैं या PG कोर्सेज जिनको हम कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं जो कि आपको मालूम है इंटीग्रेटेड कोर्स कौन से होते हैं, जो 5 साल के होते हैं ना, जैसे कि आपने जिसमें ग्रेजुएशन और PG दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे कुछ कोर्सेज आपके एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे BA LLB के कोर्सेज होते हैं, है ना, जो आपके जो नेशनल लॉ स्कूल्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपको देते हैं 3+2 के, उस तरह के। मैं बता रही हूँ दैट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि उसके भी जो पता चला आप ये सोच रहे हो कि भैया क्लैट जो है वो हट गया है और अब उसकी जगह ये होने लगा है, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ इंटीग्रेटेड कोर्स हम किसको कहते हैं। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, अब उन सब के लिए जो है ये एंट्रेंस टेस्ट रखा जाएगा, 1 पॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करने वाली हैं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करने वाली हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ जो है जैसे मैंने कहा कि वो एक्सेप्ट करेंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटी। और यही कारण है कि इसके नाम के साथ फाइनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि और भी यूनिवर्सिटीज़ आ गई बीच में कि भैया अगर इतना अच्छा है, इतना आप बना ही रहे हैं, जब इतना पूरा सब फॉर्मुलेट हो ही रहा है, एक एंट्रेंस टेस्ट हो ही रहा है, तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, हम भी क्यों ये परेशानी लें कि हम अपने अलग अलग टेस्ट कराएं, तो ज़्यादा बेटर काम था। ठीक है, इस वजह से जब हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि भैया इसका एक ही नाम कर देते हैं, कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम रख देते हैं, क्विट सा नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, तो अब बात ये हो रही है, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ किसको कहते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंस बताओ। नेशनल यूनिवर्सिटीज़ NITs आपने सुने हुए हैं, है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ वो अलग कर देते हैं अपन। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि जिसकी जो फंडेड होती हैं और गवर्न जो होती हैं वो सेंटर के थ्रू होती हैं, उनको यूनियन यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जाता है ना, तो वो सेंटर के थ्रू होती हैं। अपने यहाँ जब बात करते हैं तो जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ हैं वो ज़्यादातर सेंटर के हाथ में है। ठीक है, जिसमें से अगर आप ये बात करते हैं कि उसमें वो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं और उनकी जो फंडिंग है वो सेंटर के थ्रू होती है। बहुत सारे उसके और भी क्राइटेरिया होता है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ। प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी तो आपको मालूम ही होगा। तो अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इसका लेंगी और स्टेट यूनिवर्सिटी भी आपको मालूम होगा, अलग अलग स्टेट्स में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर आप एक स्टेट में, एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ डिवाइडेड होती है। जैसे अगर आप MP में बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करेंगे, मध्य प्रदेश की मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ आपको, तो हमारे यहाँ 7 यूनिवर्सिटीज़ पढ़ती हैं। ठीक है, उसी तरह हर स्टेट में नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। राइट, अब इसमें अपन बात कर लेते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये तो समझ में आ ही गया कि क्यों। अब इसमें एक और बात हो रही है कि CUET 2022 will provide a single window opportunity to student to seek admission in any of the central universities across the country। ये भी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कि नाम क्यों चेंज किया, किस वजह से किया और क्या होगा भैया, सिंगल विंडो एंट्री होगी, है ना, मतलब एक टेस्ट होगा
जिसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और आपकी जो मार्किंग होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल रही है। अब यूनिवर्सिटीज़ की भी रैंकिंग होती है, तो आपको मालूम होगा, राइट। तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है वो आपकी काउंसलिंग में तय होगा। जैसे कि आज तक इंजीनियरिंग या बाकी सारे सब्जेक्ट्स में होता था, मेडिकल सीट या इंजीनियरिंग सीट में होता था ना, या क्लैट में होता था, या और भी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे, आपको मालूम है किस तरह के होते थे कि उसके बाद काउंसलिंग होती थी। आप MBA करते थे, कैट क्लियर करते थे, मैट क्लियर करते थे, तो उसके बाद काउंसलिंग होती थी। फिर आपको पता चलता था कि भैया इस परसेंटेज पे या इस परसेंटाइल पे आपको ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑफर दे सकती हैं, और इस पर फिर काउंसलिंग होती थी। और फिर आपका नंबर होते थे, जो आपके परसेंटेज होते थे, उस पर निर्भर करता था कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो जो है कट ऑफ पे आपके निर्भर करता था। तो वो जो कट ऑफ और बाकी सारी चीज़ें जो पहलू हैं वो उसके बाद आता है। लेकिन ये एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है, इसी के बेसिस पे सब कुछ हो जाएगा। मतलब अब जो बात ये हो रही है कि जो पहले होता था ना कि एक डिस्पैरिटी होती थी कि भैया हम छोटे शहर से पढ़े हैं, हम बड़े शहर से पढ़े हैं, हमने छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, छोटे स्कूल से पढ़ाई की है, बड़े स्कूल से। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, छोटा स्कूल बड़ा स्कूल कुछ नहीं होता, पढ़ाई पढ़ाई होती है, ठीक है। बोर्ड में जब होता है तो बोर्ड के मार्क्स जो होते हैं वो CBSE की अगर बात कर रहे हैं या स्टेट बोर्ड्स की, तो एक ही जैसे मार्क्स होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो आपने एग्ज़ाम जो है वो दिल्ली में बैठ के दिया है या आपने किसी छोटे से कस्बे में बैठ के दिया है, आपने जो नंबर दिए हैं वो दिए हैं। लेकिन क्या होता था, फिर भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मार्किंग की डिस्पैरिटी थोड़ी सी होती थी। और दूसरी बात ये होने लग गई थी कि यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने देखा हो, जैसे अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही देखा हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको एंट्रेंस टेस्ट को जो है वो मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपने देखा हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो ये हालत है कि आप कॉलेजेस अगर आप देखते हैं, जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं वहाँ के, आप सेंट स्टीफेंस देख लीजिए, हिंदू देख लीजिए, आप LSR देख लीजिए, आप मिरांडा हाउस देख लीजिए, आप और कितने सारे मैं आपको बता दूं, SRCC देख लीजिए, जो ये बहुत बड़े प्रतिष्ठित नाम हैं कॉलेजेस के। इनकी आपको मालूम है इनकी जो कट ऑफ लिस्ट जाती है, ये कैसे जाती है, 99% पे कट ऑफ हो गया, 98% पे कट ऑफ हो गया, 99.6% कैन यू इमेजिन पे कट ऑफ हो गया, या 97% पे कट ऑफ हो गया। भैया तो इतने पे अगर कट ऑफ हो रहा है तो हर व्यक्ति का, हर आदमी का, आप कितने ब्रिलियंट क्यों ना हो, आपके 97 या 98% तो नहीं आ रहे ना, या 99% तो नहीं आ रहे बोर्ड में, राइट, नहीं आ पा रहे। तो वो जो है, जो बेचारे जिनके 98 99% से नीचे है या 97% से नीचे हैं, एक तो पहली बात ये होती थी कि बच्चों को डिप्रेशन बहुत हो रहा था। दिल्ली में आपने सुना है कि कितने बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, और कितने सारे बच्चों के बीच में आया कि कितने सारे बच्चे जो हैं वो एक्चुअली छोटे बच्चे, मतलब एडोलेसेंस में बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है, उनको लग रहा है कि भैया हमारे अगर नहीं आए 97-98% तो हमें तो मतलब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। इतनी बुरी हालत है। मतलब ये आपको मैं बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरी खुद की बहनें, मतलब मेरी खुद की कजन्स, जब वो दिल्ली में, वो उनकी पैदाइश हुई बड़ी लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, और जब वो 12th में थी, दे वर लाइक, उनको जो पढ़ाई का प्रेशर था वो तो था ही, उससे ज़्यादा प्रेशर ये था कि भाई अगर हमारे 98-99% नहीं आए तो हमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, राइट। तो इस तरह का प्रेशर आप सोचिए कितने स्टूडेंट्स के ऊपर है और कितने गार्जियंस के ऊपर है, क्योंकि बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी का ये हाल है, राइट। अब इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली लोगों के इतने मार्क्स और परसेंटेज आ रहे हैं कि वहाँ पे जो सीट्स हैं वो 98-99% पे फुल हो जा रही हैं, तभी तो वो कट ऑफ जा रहा है, राइट। तो अब हो क्या रहा है, ये बाकी जो लोग थे जो भले ही बहुत अच्छे थे लेकिन किसी कारणवश उनका बोर्ड में इतने हाई परसेंटेज नहीं आ पाए, या बोर्ड में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस का कि भैया आपके 99% आए तो मतलब आप बहुत ही जीनियस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आपकी मेहनत है उस 1 साल की, राइट। लेकिन वो आपकी ये डिटरमिन नहीं करता कि आपका आपकी IQ लेवल क्या है, राइट। अपने आप एक तो अपने एजुकेशन सिस्टम आपको मालूम है कैसा है। IQ तो हमारा कोई भी एजुकेशन जो है, हमारा कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, कोई भी ये डिटरमिन नहीं करता कि आपकी IQ लेवल क्या है, ठीक है। वो हमने किताबी नॉलेज हमें कितना है, एकेडमिक्स का नॉलेज कितना है, उसी पे हमारी मार्किंग्स आती हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इस वजह से कई सारे बच्चों को बड़ा ऐसा वो डिप्राइव्ड रह जाते थे उन अपॉर्चुनिटीज़ से जो उनको मिलनी चाहिए। तो मतलब अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे कोई 99% नहीं आए थे या 98% नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, राइट। और अच्छा ठीक ठाक ही पढ़ा रही हूँ और ठीक ठाक ही कर रही हूँ अपने करियर में, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको उतने मार्क्स नहीं भी आए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब एक पैरिटी लाने के लिए ये हुआ है कि भैया अब सब जो लोग हैं सब ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, और ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये डिटर्मिन करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में या दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना
चाहते हैं और अगर आपकी इस एग्जामिनेशन में अच्छा कट ऑफ आपका जाता है, अच्छी मार्किंग आपकी जाती है, तो भले ही आपके बोर्ड के मार्क्स 99% नहीं होके 75% हो या 70% हो या उससे भी कम हो या 65% हो, 70% जो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुल करते हो, तो भी आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने कहा ना कि एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ हुई है, तो बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्यों कर दिया और क्या ज़रूरत आ गई थी और क्यों बम फूट गया। मेरे कई स्टूडेंट से बात हुई जिनका कहना था कि बताइए, मतलब अभी अगर हमें एंट्रेंस टेस्ट ही देना होता तो हम साला इंजीनियरिंग नहीं करते या हम मेडिकल नहीं करते। अरे इंजीनियरिंग मेडिकल भाई, आपको एंट्रेंस टेस्ट आप सोचो तो कि क्या रीजनेबिलिटी है उसके पीछे, तो वही वाली बात है। ठीक है, अभी समझ में आया ना कि क्यों अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, क्यों सही कदम उठाया है सरकार ने, और बिल्कुल सही है। आपको कहीं पे भी अब किसी को भी कोई भेदभाव नहीं होगा। ये एग्जामिनेशन दो, जिसके जितने मार्क्स हैं उसको उतना बेटर कॉलेज मिलेगा, सीधा सीधा। ठीक है, अब और ज़्यादा डिटेल में हम एक बार समझ लेते हैं। वैसे तो हम समझ चुके हैं, लेकिन एक बार और थोड़ा सा डिटेल में हम ये समझ लेते हैं कि जो CUET का एग्जामिनेशन है वो बेसिकली कौन कंडक्ट करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। ठीक है, कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो हम समझते हैं। हर साल होगा ये, ओके, एक चीज़। दूसरा पार्ट यह आ गया। तीसरा पार्ट क्या है कि आपको कोई भी एक सिंगल विंडो एंट्री होगी, किसके लिए, UG प्रोग्राम, PG प्रोग्राम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन, रिसर्च प्रोग्राम जो भी हैं, जो कि प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए तो 100% होगा ही, जिसमें से आपका DU आ जाता है, JNU आ जाता है, आपका JMI आ जाता है, EFLU आ जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आ जाती हैं। ये बहुत ही नामी ग्रामी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ भारत की मानी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, ये भी आपको जानकारी हो गई है। अब इसमें अब बात ये हो रही है कि स्टूडेंट्स एमिंग टू स्टडी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैव टू अपीयर इन CUET विच इज़ नाउ मैंडेटरी। इसको इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। अब ये जिसको आप कहते हैं कि ऑप्शनल नहीं है, अनिवार्य है। पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है वो ये है कि जो बोर्ड मार्क्स हैं उनका अब कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, आपका एडमिशन डिटर्मिन करने में किसी भी स्टूडेंट का इन यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी रोल नहीं रहेगा बोर्ड मार्क्स का, या किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का अब सिर्फ उतना ही रोल रहेगा जितना कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए है। मतलब एक जो यूनिवर्सिटी का जो आपका जो CUET एग्जामिनेशन देने के लिए, चयन होने के लिए, वो एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए जो मिनिमल क्राइटेरिया है बोर्ड मार्क्स का, अब वही क्राइटेरिया रहेगा। बाकी सब कुछ जो है वो आपकी मेहनत पे, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा जो आप इस एग्ज़ाम में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि आपको ये समझ में आएगा कि एक जो बैलेंस है, एक जो पैरिटी जो मैं कह रही हूँ, इक्वलाइजेशन का काम जो है ये एग्जामिनेशन कर रहा है भारत के पूरे इंडिया के स्तर पर। ठीक है, दूसरी बात मैं एक और बात समझा दूँ कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपन बोर्ड एग्जाम के लिए मेहनत नहीं करेंगे, है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेहनत करनी है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के बाद भी और भी सितारों के आगे जहां और भी हैं, आप बाहर जाएंगे किसी और एग्जामिनेशन में काम करेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं हुआ है कि बोर्ड मार्क्स की जो वेटेज है वो खत्म हो गई है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स की जो डिग्री होती है ना, जो मतलब 12वीं की जो मार्कशीट होती है, वो हर जगह लाइफ में काम आती है। तो भले ही यहाँ पे काम ना भी आए आपके, तो लेकिन आपके इस काम ज़रूर आएगी वो कि आप लाइफ में कहीं पर भी जब नौकरी वोकरी भी करेंगे, बड़े हो जाएंगे, तो आपको हर जगह ना 12वीं की 10वीं की मार्कशीट लगानी पड़ती है, तो कम से कम रिस्पेक्टेबल बढ़िया सा नंबर होने चाहिए उसमें। ठीक है, अब इसमें एक और बात कर लेते हैं हम कि बोर्ड मार्क्स जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, और कितनी भाषा में कंडक्ट किया जाएगा। अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है ये कितनी भाषाओं में कंडक्ट किया जाएगा, इसको आपको अलग अलग सेंटर्स में कंडक्ट किया जाएगा अक्रॉस इंडिया। अब्रॉड में भी सेंटर्स स्थापित किए गए हैं इसके, आप बाकी विदेशों में भी जाके इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और 13 जो लैंग्वेजेस हैं हमारी, उसमें ये कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपकी आप समझ लीजिए कि इसमें मलयाली आ गई, इसमें कन्नड़ा आ गई, इसमें तमिल आ गई, इसमें पंजाबी आ गई, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तो है ही, इसमें उड़िया आ गई, मराठी आ गई, कोई और लैंग्वेज अगर मैं भूल रही हूँ तो वो भी, मतलब कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि 13 भाषाओं में, रीजनल भाषाओं में ये कंडक्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन। ठीक है,
तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी कि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कहे कि हम जिसको आप कहते हैं ना मराठी मीडियम से हैं या हम गुजराती मीडियम से हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अपनी अपनी भाषाओं में इस एग्ज़ाम को ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह जो सेंटर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, पूरे अक्रॉस इंडिया उनको रखा गया है, तो उसमें भी कोई आपको दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है कि भाई हमारा सेंटर जो है बहुत दूर है या हम नहीं कर पा रहे हैं या हमारे लिए जाना आना मुश्किल है। बहुत सारे सेंटर्स रखे जाएंगे तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब एक और बात कर लेते हैं, CUT जो है वो कंफर्म कर दिया गया है। अभी बीच में क्या था, ये कहा जा रहा था कि अटकलें मानी जा रही थी, है ना, लोग कह रहे थे कि भैया अटकलें हैं। अब तो इसका फॉर्म जो है वो भी जा चुका है, एप्लीकेशन भी भर चुकी है। 22 मई को आपका जो एंट्री मतलब जो एप्लीकेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये कंफर्म है कि भैया ये तो होगा, CUT का एग्जामिनेशन होना ही है, ये कंफर्म है, इसको कोई नहीं टाल सकता, अटल सत्य है ये अब। ठीक है, तो ये बेसिकली अब ये NEP NTA कराएगा, ये आपको मालूम है। अब इसमें बात ये हो रही है एक्सक्यूज़ मी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, जबकि इसकी जब नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक ये पब्लिश नहीं हुई है, एग्जैक्ट डेट नहीं आई है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन सी तारीख को होगा, है ना। जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक की अभी अटकलें हैं, लेकिन एग्जैक्ट अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो जल्द ही आ जाएगा और जब जैसे ही आएगा वैसे ही हम आपको सूचित कर देंगे। अब हम इसका एक टेबुलेटेड फॉर्म में समझ लेते हैं मोटे मोटे तौर पे, ताकि कोई भी अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन इतनी सारी बातों के बाद भी हो तो वो आपको क्लियर हो जाए। पहली बात, पूरा नाम क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, जल्दी बताओ बच्चों, NTA, राइट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है एग्जामिनेशन की, एक बार होगा। एग्जाम लेवल क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल है। कोर्सेज ऑफर कौन से किए जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 44, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी जा चुकी हैं, इसलिए आपको पता है कि ऑनलाइन है। एग्जामिनेशन कैसे होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे होगा। क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्टिव लिखने पढ़ने वाला काम नहीं है। ABCD आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको टिक करना है, लेकिन सोच समझ के पढ़े लिखे ढंग से अच्छे से टिक करना है, बिल्कुल वो टिक टैक तो नहीं खेलना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, इसके अलावा CUT एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अभी भी बातें जो हैं, कई आप देखेंगे तो कई पहले लोग बोल रहे थे 154 सेंटर्स हैं, उसके बाद पता चला कि बाद में पता चला 443 सेंटर्स हैं। कई जगह ये लिखा गया कि भाई सेंटर्स की लिस्ट भी आ गई थी, उसमें कहा गया कि 443 सेंटर्स हैं। कई पहले कहा गया कि भाई 25 राज्यों में है, फिर कहा गया कि नहीं और भी राज्यों की संख्या जो बढ़ाई गई है, सेंटर्स की संख्या बढ़ाई गई है। फिर बोला गया कि 543 हैं, फिर कहीं पे हुआ कि 547 है, फिर हुआ कि 13 अब्रॉड में सेंटर हैं, फिर आया कि 30 अब्रॉड में सेंटर हैं। तो अभी इस पर काफ़ी सारी अटकलें हैं। एक बार इसका पूरा एक जिसको बोलते हैं, हम आपको कोई भी रैंडम जानकारी जो कि अभी फ्लोट हो रही है इंटरनेट पे, हम वो आपको नहीं देना चाह रहे हैं। इसमें बहुत सारी अटकलें हैं, तो जब तक कोई बिल्कुल जिसको आप कहते हैं पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं होगी, उसकी जब तक पुष्टि नहीं होगी, तब तक यहाँ पे हम कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पे इस तरह की जानकारी हम नहीं देते जब तक हमें उसका कॉन्फर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप बहुत सारी साइट्स पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोगों ने 543 करके जारी कर दी है लिस्ट, कई ने 547 पे जारी कर दी है लिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंटेटिव आपको हम बता देते हैं कि तकरीबन 540 से लेके 550 सेंटर्स के आसपास होंगे। और इसमें भी जो है वो अब्रॉड में कितने सेंटर्स होंगे, इस पर भी कई लोगों ने 13 का कहना है, कई का 30 का कहना है, लेकिन अच्छे खासे नंबर ऑफ सेंटर्स होंगे। एक बार जब उनका प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इसके बारे में अपडेट कर देंगे। ठीक है, मोड ऑफ काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। मोड ऑफ काउंसलिंग से हमारा क्या मतलब है कि जब आपका एग्जामिनेशन हो गया, आपका कट ऑफ आ गया, आपकी मार्किंग आ गई, आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको जो काउंसलिंग का सेशन होता है ना, जैसे आप कोई भी एग्जामिनेशन जब आप देते हैं एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आपने देखा होगा कि JEE का होता है, या अगर आपने देखा होगा मेडिकल का होता है, या आपने क्लैट का या और भी जो एग्जामिनेशन होता है तो उसमें, या आपने MBA का देखा होगा कि कैट या जैट या कैट मैट देने के बाद होता है कि आपकी काउंसलिंग होती है ना। काउंसलिंग के सेशन होते हैं जिसमें आपके कट ऑफ के हिसाब से ये डिसाइड होता है, बातचीत होती है, ये पता चलता है कि भाई इतने कट ऑफ पे ये नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ या ये कॉलेजेस आपको या ये कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। तो वो जो सेशन होगा वो ऑफलाइन होगा, और वैसे आपको जितनी भी जानकारी है वो मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप अपने जो आपका ID कार्ड है, जो आपका एडमिट कार्ड है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, अगर आप वो सब जानकारी चाहते हैं, उसके बारे में पता करना चाहते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो इसकी वो है CUET.samarth.ac.in।
अब और जानकारी हम ये समझ लेते हैं, जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की वो ये है कि NTA CUET एग्जामिनेशन 2022 जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ये हम समझ चुके हैं। कब होगा? ये जुलाई 1 या 2 वीक में होगा, ठीक है। अभी कोई आधिकारिक सूचना इसकी नहीं आई है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो भी अभी बातें चल रही हैं या आप नेट पे देख रहे हैं वो सब कुछ जो है वो अटकलें हैं, ठीक है। तो उस सब पे मत जाइए आप। अभी ये बात सीधी सी है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल जिसको आप नोटिफिकेशन कहते हैं वो नहीं आया है। इस महीने में आ जाएगा और जैसे ही आएगा आपको पहुंचा दिया जाएगा, मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे आपको मिल जाएगा, आपको पूरी तरह से अपडेट हम कर देंगे, ठीक है। और बाकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपना सिलेबस है, जो भी अपनी पढ़ाई है, वो आई नो कि बहुत सारी है अभी, लेकिन हम धीरे धीरे उसको कर लेंगे। इतनी हम तैयारी कर लेंगे कि इस एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अभी जो बात समझने की है वो ये है कि अब जैसे कि मैंने कहा कि ये नोटिफिकेशन जो है डिटेल्ड एग्जाम शेड्यूल जो है एग्जाम का विल बी रिलीज्ड along with the official notification which is expected to be released this month। इसी महीने में आ जाने की उम्मीद है। इसके अलावा NTA जो इस साल की बात हुई है वो ये है कि ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट होगा, ठीक है। अगले साल कैसे होगा वो आप कह नहीं सकते, कोविड का की सिचुएशन है, इस वजह से उन्होंने ऑनलाइन रखा है। अगले साल हो सकता है ऑफलाइन हो, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है फिलहाल। लेकिन इस साल का जो है वो 100% ऑनलाइन मोड पे है, ये बात तय है। और कैसे होगा इसको आप कह सकते हैं 2 स्लॉट में एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसमें आप 2 स्लॉट होगा। पहला स्लॉट जो होगा वो होगा 195 मिनट्स का, जिसका मतलब है 3 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड स्लॉट जो है वो 225 मिनट्स का होगा, जिसका मतलब है 3 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमको क्या चाहिए इन एग्जामिनेशन में। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज या PhD प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट है। जाहिर सी बात है कि जब आप अलग अलग लेवल के एग्जामिनेशन के लिए अपेयर कर रहे हैं, जब आप ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो आपका क्राइटेरिया अलग होगा, अगर आप PG के लिए कर रहे हैं तो आपका क्राइटेरिया अलग होगा, अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं तो आपका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने काहे के लिए, आप किस प्रोग्राम के लिए आप ये एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं कि अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो वो क्या है हम ये बता देते हैं। वी गोइंग टू ऑप्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन क्लास 12th, ठीक है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और 45% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। जो रिजर्व शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं उनको 45% मार्क्स आना ज़रूरी है। और अगर आप स्टूडेंट हैं नॉर्मल, अगर आप बोर्ड आपने एग्जामिनेशन दिया है तो आपके कम से कम 50% नंबर आना ज़रूरी है अगर आपको ये एग्जामिनेशन देना है तो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं उसकी बात कर रही हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप देना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो आपके स्टूडेंट को स्कोर जो होना चाहिए वो 55% होना चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए, 50% होना चाहिए SC/ST OBC और PWD किसको बोलते हैं, पर्सन विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, उनकी कैटेगरी के लिए। ग्रेजुएशन के लेवल में आपकी जो मतलब जो ग्रेजुएशन की जो बैचलर्स की डिग्री है उसमें कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो, और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। कुछ प्लेसेस में देयर इज अ डिफरेंट कट ऑफ फॉर द OBC कैंडिडेट स्टूडेंट्स। कुछ जगहों पे कुछ क्षेत्रों में स्टेट के डिवीजन के हिसाब से या अलग अलग है, OBC की जो परसेंटेज है उस पर थोड़ा सा डिफरेंस आया है, लेकिन 19-20 अगर आप समझें तो मोटे मोटे तौर पे यही है, ठीक है। अब PhD प्रोग्राम क्योंकि आपको मालूम है रिसर्च प्रोग्राम है, हायर लेवल का प्रोग्राम है, तो इसमें यह है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, कम से कम जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसमें आपको पर्टिकुलर स्ट्रीम जिसमें भी आप PhD करना चाहते हैं, जिसमें भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो अनिवार्यता ये हो जाती है कि आपकी जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसी स्ट्रीम में होनी चाहिए, बट ऑब्वियस, ठीक है। और उसी स्ट्रीम में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए OBC कैंडिडेट्स के लिए, एंड 45% मार्क्स होने चाहिए SC/ST या फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल भी कर लिया होगा तभी आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आते हैं, सबसे जो
चर्चा का विषय है सबसे ज़्यादा, जिसमें अटकलें भी हो रही हैं, जो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, जो कन्फ्यूजन भी है जहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जैसे मैंने कहा कि 3 सेक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। सेक्शन ए का भी 1 सेक्शन जो है सेक्शन 1 का, उसके 2 पार्ट हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन ए में आपको ये समझना होगा कि इसमें 13 भाषाएं हैं सेक्शन ए 1 में। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब इसमें सेक्शन 2 में 27 डोमेन हैं जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स हैं, ठीक है। और ये जो है जनरल टेस्ट ये सब में है, राइट। ये आपको समझ में आ गया। ये इनमें से आपको चयन करना है 1 और 2 में से, ये जो है वो कंपलसरी है। अब इसमें आप में सिलेबस समझ सकते हैं कि जो 13 लैंग्वेज या 20 लैंग्वेजेस हैं, इसमें आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी है, ग्रामर है फ्रॉम ऑल टॉपिक्स एंड वर्बल एबिलिटी है। मतलब बेसिकली आपको अपनी भाषा का जो ज्ञान है उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। ये आपका इलेक्टिव विषय है, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपको ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। ये जो आपके जो सब्जेक्ट जो टीचर इससे जो एजुकेटर डील करेंगी वो इस सब्जेक्ट्स में आपको पूरी जानकारी जो है वो और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगी। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको मालूम है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किस तरह का होता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जिसका स्कूल लेवल पे आप जिसको अनसीन पैसेज कहा करते थे, राइट, उसी तरह का रहता है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हायर हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे बेस्ड होते हैं। आपको वो रीडिंग पैसेज जो है पढ़ना होता है, कॉम्प्रहेंड करना होता है, उन क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, राइट। वर्बल एबिलिटी में या लिटरेरी एप्टीट्यूड में, वोकैबुलरी में आपका ग्रामर आ जाता है, आपकी जिसको आप बोलते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज अंग्रेजी भाषा में बोली जाती है, जिसको आप बोलते हैं कि आपके वोकैबुलरी के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, एप्टीट्यूड किया जाता है। वर्बल एबिलिटी में आपकी और भी चीज़ें आ जाती हैं, और भी तरह की एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जिसमें आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 2 में आते हैं तो स्पेसिफिक है बेस्ड ऑन क्लास 11 एंड 12 इंटरमीडिएट सिलेबस फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब इसमें से आप कौन से सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं ये इस पे निर्भर करता है कि आपको इसकी पढ़ाई किस तरह से करनी है। बात अब आ जाते हैं उस सब्जेक्ट पे जिससे मैं डील करने वाली हूँ, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अब ये बात होने वाली है जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर्स की। इसमें आ जाता है जनरल मेंटल एबिलिटी भी आ जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आ जाएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसको आप क्यूआर कहते हैं, जिसमें आप डीआई कहते हैं, वो भी आ जाएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी इसमें आ जाएगी। हम डील करने वाले हैं बेसिकली ये सब कुछ एक जिसमें आप कहते हैं कि इसमें ये सेलेक्टिव नहीं है, ये कंपलसरी है, राइट, ये आपको चूज़ करना ही है। अब इसमें पैटर्न एंड ड्यूरेशन मैं आपको बता देती हूँ कैसा है। अगर आप सेक्शन 1 की बात करते हैं ए, सेक्शन 1 की बात करते हैं बी, तो इसमें 40 MCQs आएंगे टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 50 आएंगे, जिसमें से आपको 40 कम से कम आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ड्यूरेशन जो होगी वो होगी 45 मिनट का समय आपको मिलेगा पर सब्जेक्ट। जितने भी आप सब्जेक्ट लेंगे उसमें पर सब्जेक्ट आपको इतना समय मिलेगा, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट पे हम आ जाते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मिनट्स का आपके पास फिर समय होगा, और 40 क्वेश्चंस जो है कम से कम आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। अगेन ये पर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो नंबर्स होंगे, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होंगे, वो जाहिर सी बात है क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ ज़्यादा है, तो मार्किंग सिस्टम में भी इसका जो अलॉटमेंट है मार्किंग का वो सबसे ज़्यादा होगा। इसमें आप ये कह सकते हैं कि 75 क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, 60 मिनट्स का टाइम है आपके पास। और इसमें आपको कम से कम 75 में से 60 क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने ही हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी जब हम बात करने वाले हैं जीके की, या मैंने जैसे कहा कि हम बात करने वाले थे जीके की या करंट अफेयर्स की, या हम बात करने वाले थे पार्ट 3 की जिसमें जनरल टेस्ट आएगा, वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला पार्ट है। और आप भले ही कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी भाषाओं का चयन कीजिए, आपको ये तो देना ही है, राइट। और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी माना जाता है, क्योंकि इसमें अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, अगर आप अपना जो रेगुलर अपडेटेड आप रहेंगे, अगर आप रेगुलर वे में अपडेटेड हैं, तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हैं। एक और बात है, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में है। आप ये समझ सकते हैं कि हर सही आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन हर गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उसके लिए कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और समझने वाली बात ये है कि टोटल, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये टोटल आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 175 होंगे,
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 175 होंगे, जिसमें से कम आपको 140 जो है वो अटेम्प्ट करने ही हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि जब आप ये सेक्शन 1 की बात करते हैं, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B की, तो इसमें भाषाएं हैं, जिसमें से कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 आप समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। तो कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 के हिसाब से आपको भाषाओं का चयन करना है, और कम से कम मैक्सिमम जो है कॉम्बिनेशन 1, आप इसको ये समझ सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ 2 लैंग्वेजेस आप चयन कर सकते हैं, या आप मैक्सिमम ऑफ कॉम्बिनेशन 2 की बात करते हैं कॉम्बिनेशन 1 में, और कॉम्बिनेशन 2 में जब बात करते हैं तो मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो लैंग्वेजेस हैं वो भी बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। इसमें तो ठीक है, आपने गुजराती, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश एटसेट्रा लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर जब आप बात करते हैं 20 लैंग्वेजेस में, तो उसमें आपकी मैथिली भी आ जाएगी, बोडो भी आ जाएगी, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़, अरबिक, बहुत सारी भाषाएं आ जाएंगी, ठीक है। तो उसमें से मैक्सिमम आप 3 का चयन कर सकते हैं। और इसी तरह जो सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक डोमेन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे आप फिर मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का जो है वो चयन कर सकते हैं, और इसी तरह से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स का चयन कर सकते हैं कॉम्बिनेशन 2 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितनी कितनी भाषाएं आप चयन कर सकते हैं, या कितने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चयन कर सकते हैं। अब दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि आप चयन करेंगे कैसे, है ना, आपको किस तरह से चयन करना है, तो उसके ऊपर ये है कि अगर सब्जेक्ट, अगर हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ये है कि बिलो आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट द कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द CUET डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन। इसमें आपको ये बात करना होगा कि व्हेन चूजिंग लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट, कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी एज चॉइस मस्ट मीट द यूनिवर्सिटीज स्टैंडर्ड। पहली बात क्या होती है कि आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो आपकी कोई प्रेफरेंसेस होती हैं, है ना, कि भाई मुझे अगर करना है तो मुझे अपना जो अंडर ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएशन है, वो इस यूनिवर्सिटी से करना है, या मैं ये कोर्स में जाना चाहता हूँ, या मैं ये प्रोग्राम लेना चाहता हूँ, या मेरी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी ये है। तो आप जो भी चयन करेंगे, सबसे पहले आपको उस यूनिवर्सिटी के साथ जो उसके मानक हैं वो आपको तय करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, जो अपना किस तरह का उसका क्राइटेरिया है, किस तरह से उसमें वो आप कितना सिंक बैठ रहे हैं वो सब्जेक्ट और डोमेन जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात आ जाती है इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं कई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। उन फील्ड्स में आपको क्या करना है, देयर विल बी 2 सेक्शंस विद सेक्शन A एंड it will be required for everyone. सेक्शन B में have various subsections. सेक्शन B में काफ़ी सारी, जब interdisciplinary subjects की बात हो रही है, बात वहाँ हो रही है कि सेक्शन A जो होगा उसका वो सबके लिए कंपलसरी होगा। सेक्शन B में सबसेक्शंस होंगे जिसमें से एप्लीकेंट को चूज़ करना होगा इलेक्टिव, ठीक है। उस इलेक्टिव में से डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोग्राम या एलिजिबिलिटी के लिए अपेयर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का क्या अपना क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। डिपेंडिंग आपको कौन सा कोर्स करना है या आपको कौन सा प्रोग्राम लेना है उस पर आप डिपेंड करता है। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में आपको अपना इलेक्टिव उस तरह से चुनना है। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट कंसल्ट देयर सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज रिक्वायरमेंट while choosing languages, domain specific subject and general test as their choices must meet the university's requirement। ये आपको जो चीज़ है ये शायद आपको कोई और नहीं बताएगा, ये हम मैग्नेट ब्रेन्स में आपको बता रहे हैं कि आपको यूनिवर्सिटीज़ की पहले वेबसाइट्स को पूरी तरह अच्छे से आपको स्टडी करना है, आपको खंगालना है। ऑफ कोर्स कट ऑफ पे डिपेंड करता है, काउंसलिंग पे डिपेंड करेगा कि आप फाइनली किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई यूनिवर्सिटी है कि भाई मुझे तो इस यूनिवर्सिटी का ये कोर्स करना है और उसके लिए मुझे इतना कट ऑफ जाना चाहिए जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, एक आपके पास अगर कोई फ्रेमवर्क है तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके एक बार स्टडी कर लीजिए, समझ लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से आप अपना चयन कीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। ये एक हमारी हैंडी टिप है आपको। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, 27 डोमेन है, ऑब्वियसली हमने 27 डोमेन पूरे यहाँ पे नहीं लिखे हैं, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ कि उसमें से जो 5 डोमेन आपको चुनने हैं मैक्सिमम कॉम्बिनेशन के अलग अलग, जैसे मैंने कहा कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 के हिसाब से 5 या 6 मैक्सिमम डोमेन आप चुन सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि वो डोमेन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डोमेन आपके साइकोलॉजी हो सकता है, संस्कृत, सोशोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी, योगा, डांस, कथक,
डांस में भी कौन सा, कथक है, भरतनाट्यम है, कथाकली है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ड्रामा है, थिएटर है, म्यूज़िक है, और बाकी जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो सब तो आपकी जगह, होम साइंस, वो सारे सब्जेक्ट आपके साथ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, वो सब कुछ तो है ही। ठीक है, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे फ्यू ऑफ द CUET डोमेन्स है, पूरी लिस्ट नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल, आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए ये बताया गया है। अब इसमें मैं एक और बात बता दूं कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया किस तरह का है। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जो आपने एप्लीकेशन भरी है उसकी बात अलग है। चयन की जो प्रक्रिया होगी उसमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कैसा है वो मैं आपको बता दूं। CUET एग्जामिनेशन में एडमिशन टू UG कोर्सेज एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ईच सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है ये लागू होता है कि उनको फॉर्म जो है, जो उनको जो सेट नॉर्म्स हैं वो उनको फॉलो करने ही होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और रिस्पेक्ट टू इनटेक एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो रखी गई हैं, होती ही हैं, वो माननी ही पड़ेंगी, सबको मानना पड़ेगा जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको। अब इसके अंदर क्या होता है कि CUET की जो एलिजिबिलिटी है तो उसमें क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन दिया गया है जो इनटेक है उसमें SC ST OBC और पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी कैटेगरी को। ठीक है, अब उसमें किस तरह से दिया गया है मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। पहली बात है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% आरक्षण है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर कहलाती है OBC की, उसके लिए 27% आरक्षण है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, उसके लिए 5% आरक्षण है। अभी जो कॉम्बिनेशन वाली चीज़ मैंने बताई आपको वो मैं आपको फिर से क्लियर बता दे रही हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। मतलब अगर आप कॉम्बिनेशन 1 ले रहे हैं तो आप उसमें मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, आप मतलब लैंग्वेज अगर आप 2 ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप सब्जेक्ट जो है वो 6 ले सकते हैं, और अगर आप लैंग्वेज जो है वो अगर आप 3 ले रहे हैं तो सब्जेक्ट आपको 5 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब मतलब पूरे सब्जेक्ट सब इतना सारा भार अपने सर पे नहीं रखना है ना, कि इतने सारे भाषाएं, इतने सारे सब्जेक्ट, वो नहीं करना है। आप चयन कर सकते हैं, आपके पास है, और वो मैक्सिमम बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, मिनिमम नहीं बताया मैंने आपको, मैक्सिमम जो चयन कर सकते हैं उसकी बात हो रही है। अब इसमें नेक्स्ट में अपन आ जाते हैं कि जब हम बात करने वाले हैं मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम किस तरह की है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर से मैं बता दे रही हूँ कि लैंग्वेज में आपको 40 करने हैं 50 में से। ये मैं आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 40 करने हैं आपको 50 में से। मार्क्स जो है पर मार्क्स जो है 5 पर क्वेश्चन जो मार्किंग है वो 5 है। टोटल मार्क्स जो है वो 200 है। ड्यूरेशन जो है 45 मिनट्स है पर लैंग्वेज। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी वही है, 40 करने हैं 50 में से, मार्किंग 5 है, टोटल नंबर 200 है, 45 मिनट्स करना है पर सब्जेक्ट। और जनरल टेस्ट जो है, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा वेटेज होगा उसका, 60 क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट करने हैं 75 में से, मार्किंग 5 की है, टोटल नंबर से 300 है, टाइमिंग भी सबसे ज़्यादा है 60। अब आपको मालूम है कि जैसे मैंने कहा था कि नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। अनआंसर्ड जो होंगे या जो मार्क्ड नहीं होंगे उनमें कोई भी आपकी मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, गिवन नो मार्क्स, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। इसलिए ये जो आपकी चीज़ें हैं ये आपके जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो आपको डील करेंगे। जो सब्जेक्ट्स में डील कर रहे हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में डील कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। अपन यहाँ पे जनरल टेस्ट की बात करने वाले हैं जो कि अपना सब्जेक्ट है जिससे हम यहाँ डील कर रहे हैं, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उसका सिलेबस जो है वो मैं आपसे स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें जब हम बात करते हैं जीके की या करंट अफेयर्स की तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी बाउंड्री तय नहीं की जाती है ना। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि भैया जीके का जो है वो यहाँ ख़त्म हो गया और यहाँ से चालू हो गया। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं होते, कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं है। जो ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे जो सिलेबस स्पेसिफाइड है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं। ठीक है, ये हम बिल्कुल साफ तौर पे बात कर रहे हैं, बाकी चैनल्स की तरह या बाकी लोगों की तरह कि आपको बोले कि नहीं नहीं हमको तो पता है 100% यही आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। यही चीज़ें आने वाली हैं, इसी तरह की होंगी
और इसी लाइंस पे हम पढ़ने वाले हैं, ये बात तय है। ठीक है, पहली चीज़ आ जाती है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में भी आपकी तीनों लेवल पे आ जाएंगी। आपको मालूम है हिस्ट्री की जब बात होती है तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है। उसमें भी आपकी बात करते हैं हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर लेते हैं। इसमें हम शुरुआती तौर पे हम किसकी बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। आपको मालूम है आर्यंस की बात होती है इसमें बात होगी आपके जितने वेद हैं उनकी बात होगी। आपकी 4 वेद होते हैं अपने यहाँ, वो आपको मालूम है। हम वहाँ से शुरुआत करने वाले हैं और हम पूरी एजेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप प्री हिस्टोरिक एजेस भी होंगी, जिसमें आपकी चारकोल एज, जिसमें आप ब्रॉन्ज एज, सारी एजेस हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, जैसे मैंने कहा। जैनिज्म बुद्धिज्म की जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। संगम लिटरेचर है, गुप्ता पीरियड है, हर्षवर्धन है, राष्ट्रकूटास है। उसके अलावा आपके पल्लव डायनेस्टी है, चोलास है, मुगल्स हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको मालूम है पूरा का पूरा हमारा जो इंडियन मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट, वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। मराठा एम्पायर आ जाएगा, दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास टाइम कम होगा तो हम इसको बहुत जल्दी पढ़ेंगे, बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, बिकॉज ताकि हम उसके जितने MCQs हैं हम उतने कवर कर सकें। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड एंड इंडियन जोग्राफी है। वो आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं तो उसमें पूरे सारे स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगे। उसमें सॉइल भी आ जाएगा, उसमें आपके वोल्केनोज आ जाएंगे, उसमें लैंड आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। उसमें आपके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो आपकी टाइम लाइन है, वो सब कुछ इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको यूनिवर्स पढ़ना है, सोलर सिस्टम पढ़ने हैं। इसके अलावा प्लैनेट, सन, अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का जो इंटीरियर है आपको उसके बारे में पढ़ना है। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ना है हमें, वोल्केनिज्म के बारे में, रॉक फॉर्मेशन, लैंड फॉर्मेशन। उसके अलावा जो डिवाइड्स होते हैं, जोग्राफिकल डिवाइड्स, हमको वो पढ़ने हैं। एटमॉस्फेयर पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी पढ़नी है, कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसको ऑब्वियसली आप ये समझ रहे हैं कि बहुत वाइड सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। इंडियन जोग्राफी में आपको मालूम है कि जिसमें आप फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ने हैं, आपको आइलैंड पढ़ने हैं, पॉलिटिकल जोग्राफी आप पढ़ सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का पढ़ सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, एग्रीकल्चर, सोइल ऑफ इंडिया, मिनरल रिसोर्सेज जिसको हम बोलते हैं खनिज, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं इंडिया के। और अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन जो है जोग्राफिकल डायमेंशंस पे, आपको वो भी इसमें कवर किया जाएगा। अब सेकेंड पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीति के बारे में, और भारतीय संविधान इसका बहुत बड़ा अंग होने वाला है, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रियम्बल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना कैसी है, उसके अलावा सोर्सेज क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके अलावा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, हम उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। हमें जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एरा, हमें पूरा समझना होगा अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। अमेंडेबिलिटी जो है प्रियम्बल की, कितनी बार अमेंडमेंट्स हुए हैं, कितना हम उसको अमेंड कर सकते हैं, हमें वो समझना है। शेड्यूल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन एंड टेरिटरी, जिसमें आपको मालूम है कि हमारे यहाँ यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा सिटीजनशिप है, राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसके अलावा ऑफ द स्टेट पॉलिसी जिसको हम DPSP बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना होगा, स्टेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ना होगा, लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन प्लानिंग एंड कमीशन, NDC कमीशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ अ वेरी 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 वाइड सब्जेक्ट एंड यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है और ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम बहुत कम है। यू have to pull up your socks and really get going with it, right? इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ है, इंडियन इकोनॉमी है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है, प्लानिंग ऑफ इंडिया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात कर सकते हैं, इसमें फिस्कल डिफिसिट आ सकते हैं, इसमें पब्लिक डेट आ सकता है, इसमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स की बात हो सकती है, इंडियन करंट सिस्टम की बात हो सकती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र पे या और भी इकोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इंडिया में हैं, राइट? अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो है वो तो है ही, जो करंट अफेयर्स हमें जनवरी, फरवरी, मार्च महीनों का या अभी तक के जो महीनों का है वो हमें कवर करना है। ठीक है, उसके लिए हमें किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे, हमें एक स्ट्रैटेजिक फॉर्म में पढ़ना है। क्योंकि देखिए एक बहुत सीधी सी बात है कि आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, राइट? आपको सिलेक्टिव स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि हम सब कुछ बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में पढ़ें और हम सब कुछ जितना ज़्यादा
कवर कर सकते हैं हम ग्राउंड, उतना ज़्यादा ग्राउंड हम कवर करने की कोशिश करें, ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी। करंट अफेयर्स के लिए आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना होगा। हमारी जो करंट अफेयर्स की जो भी हमारी सीरीज़ चलती हैं उनको लेके आपको अपडेटेड रहना होगा। आपको स्निपेट्स जो हैं वो महीने भर के आपको कवर करने पड़ेंगे। वीकली करंट अफेयर्स आपको अपडेटेड रखना होगा। स्टैटिक जीके का पार्ट जो है हमें साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। बाकी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप, जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ आपको एक बार दिमाग में रखनी होंगी जब आप चयन करना चाहते हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। नाम जो है इसमें मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले रही हूँ, राइट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उनका नाम ले रहे हैं। AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। BHU है जो कि आप जानते हैं बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, अगेन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। दीज आर वेरी फेमस। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करते हैं तो भी बहुत सारे नाम आ जाते हैं। इसमें भी आप बात कर रहे हैं तो इसमें आप एजुकेशन फॉर विमेन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। गुरुकुल बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा माना जाता है। टिस्ट जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें आप गांधी ग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, रूरल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती हैं। पूरी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, अगर हम पूरी यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे नाम लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारा हो जाता। तो हम आपको सिर्फ आइडिया के तौर पे एक जो बेसिक आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ जाए इसलिए आपको बताया जा रहा है। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आ जाता है जो कि इंदौर का है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी आ जाती है जो कि भोपाल की यूनिवर्सिटी है। APJ अब्दुल कलाम आ जाता है। BR अम्बेडकर ऑफ इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मानी जाती है। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाता है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी हैं। BML मुंजाल यूनिवर्सिटी है, IIMT यूनिवर्सिटी है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, JP यूनिवर्सिटी है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर की है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी है, राइट। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 44 हैं। 44 यूनिवर्सिटीज़ जब हम बात करते हैं तो उसमें और भी बहुत सारे नाम आएंगे। आपको चयन जो है अपनी यूनिवर्सिटी का आई नो के जैसे मैंने कहा कि कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लेकिन कम से कम पहले से आपके पास एक बैक पे जिसको कहते हैं ना, पहले से आपके पास तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। कोई नाम जो है शॉर्टलिस्ट करके उस हिसाब से तैयारी करना शुरू करना होगा। हम थोड़े से FAQs कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि हमने जितनी बातें की हैं उसमें कोई भी अब आपको डाउट नहीं होगा, लेकिन जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो FAQs में पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात हो रही है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CUCET एंड CUET 2022। तो इस पर हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं कि CUET एक तरह से रिवैम्प्ड वर्जन है, मतलब जिसको आप कहते हैं नया स्वरूप है इसी एग्जामिनेशन का, जो पहले सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से होता था। अब उन्होंने उसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी अडॉप्ट कर सकती हैं। बाकी 44 यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रली तो इसको अडॉप्ट कर ही रही हैं, लेकिन इसमें और भी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हो गई हैं। इस वजह से इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। सेकेंड बात हो रही है कि कब होने वाला है, इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कब होने वाला है। CUET जो एग्जामिनेशन है वो एक्सपेक्टेड है जुलाई पहले या दूसरे हफ्ते में जुलाई के। अभी तक पूरा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम वैसे ही आपको सूचित कर देंगे। आपको पूरी जानकारी जो है वो हमारे पोर्टल पे मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें कोई भी कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं है, NTA इसको कराता है, ये भी हमको क्लैरिटी हो चुकी है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि CUT क्या है 2022। अब ये तो वही बात हो गई ना कि पूरी रामायण खत्म हो गई, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राम जी कौन थे, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं। अब लिखा है तो कि NTA भैया असाइन किया गया है, जिसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इस टेस्ट को कराएगा। और कहाँ कराएगा, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये CUT एग्जामिनेशन करने की, कंडक्ट करने की। और इसमें जो बाकी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, UG प्रोग्राम्स हैं, PG प्रोग्राम्स हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको अनिवार्य हैं, उसके लिए मैंडेटरी है, उसमें आपको देना ज़रूरी है। और बाकी जो उसके नोटिफिकेशंस हैं कि कौन सी तारीख को होगा वो अभी तक आया नहीं है।
फॉर्म जो है, एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो भर चुका है। अब कैसे होगा इसका बाकी का जो प्रोसीजर है वो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और भी कुछ भी ऐसा है जो हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है। बाकी मैं बता देती हूँ कि इसकी जो आंसर कीज़ वगैरह होंगी जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसकी आंसर कीज़ वगैरह जो है वो भी बाद में आ जाएंगी, वो भी जो है उसकी साइट पर आपको मिल जाएंगी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही टैली कर पाएँ कि उनको कितना उनको लगता है कि उनके क्या कट ऑफ जाना है या किस तरह की मार्किंग होनी है, किस तरह के नंबर आने हैं, तो उस हिसाब से वो आंसर्स टैली कर सकते हैं। आंसर कीज़ जो हैं वो बाद में भेज दी जाएंगी, मतलब जो है वो अपने उनकी जो वेबसाइट है उस पर वो निकाल दी जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी मार्किंग्स में जो आपका नंबर आया है फाइनली कट ऑफ में, उसमें अगर आपको लगता है कि भैया मेरे आंसर की के हिसाब से तो जो मैंने टैली किया था उसके हिसाब से नहीं आ रहा है, तो आप उसको दोबारा वैल्यूएशन के लिए भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कितनी है CUET में, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए फॉर CUET एग्जामिनेशन। पांचवा क्वेश्चन जो है मीडियम क्या है CUET एग्जामिनेशन का, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंडक्टेड है वो 13 लैंग्वेजेस में होगा, जिसमें से जो लैंग्वेजेस हैं इसमें आपकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो भी होंगी इसमें। ठीक है, इसमें आपका इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, असमीज़ होगी, बंगाली होगी, गुजराती होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, मराठी होगी, उड़िया होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, उर्दू होगी और पंजाबी होगी। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि लोग हिंदी और इंग्लिश वाले ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप कहना है सबमिट 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर 2 कोर्सेज, क्या आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 2 कोर्सेज के लिए एक टाइम पे? अब इसका जवाब जो है वो थोड़ा सा ये है कि आप समझ लीजिए इसको, एप्लीकेंट एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एज पर एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल कोर्सेज, है ना। आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट शेल नॉट बी अप्लाइड फॉर डुप्लीकेट और मल्टीपल फॉर्म्स। आपको डुप्लीकेट या मल्टीपल फॉर्म जो आपको इसमें कोई ना आपको होशियारी नहीं करनी है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने यहाँ पे होशियारी की कि आपने डुप्लीकेट फॉर्म डाल दिया या मल्टीपल फॉर्म डाल दिया, या आपने इधर उधर की थोड़ी सी जानकारी जो है हेरा फेरी कर दी इसमें कि चलो इसमें नहीं अच्छा हुआ तो उसमें देख लेंगे, तो ऐसा अगर आपने किया तो पूरा का पूरा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई डुप्लीकेसी या कोई भी फॉर्जरी टाइप का काम नहीं करना है। ठीक है, अब मोड ऑफ CUET एग्जामिनेशन क्या होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसको हम CBT बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, हर सही आंसर के लिए 5 नंबर मिलेंगे, हर गलत आंसर के लिए 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है UG कोर्सेज के लिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो 12th पास के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो 50% जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, 45 मार्क्स जो % जो है वो SC ST के लिए अप्लाई करना होगा CUET PG कोर्सेज के लिए, और ग्रेजुएशन और प्रेफर्ड सब्जेक्ट जो है वो आपका मैंडेटरी होगा। बाकी जैसे मैंने कहा कि रिसर्च पेपर के लिए अलग होगा, UG PG लेवल के लिए सब कुछ डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है। कुछ स्टेट्स में OBC का जो रिजर्वेशन है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अब क्या CUET बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है? तो भाई साहब इतना पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि बहुत आसान तो नहीं है? ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है अगर आप एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तौर पे उसको पढ़ते हैं। ख़ासकर जब मैं बात करती हूँ GK की, या मैं बात करती हूँ आपसे जो सब्जेक्ट मैं आपका लेने वाली हूँ करंट अफेयर्स या GK की, तो मैं आपको बता दूँ कि वो टफ़ नहीं है, लेंदी है, लेंदी बहुत सारा है क्योंकि सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे तो हम कर लेंगे। और दूसरी बात, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि 12वीं का जो है ना, हमें 12वीं पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 11वीं के सिलेबस से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, या अभी तक तो कई बार नोटिफिकेशन है कि शायद कुछ भी ना पूछा जाए, सब कुछ 12वीं पे फोकस हो। ठीक है, लेकिन अब GK में क्या होता है कि 11वीं 12वीं वाला कोई ज़्यादा फंडा होता नहीं है। ये मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। 12वीं का जब GK की बात करते हैं तो आपको ओवरऑल तैयारी करनी होगी GK की। अपन को करंट अफेयर्स साथ में लेके चलना होगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट भी अपन साथ में प्रिपेयर करेंगे। अपन इस फोकस के साथ प्रिपेयर करेंगे कि अपन को एग्ज़ाम पास करना है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, और अगर आप बिल्कुल क्लैरिटी रखते हैं अपने दिमाग में सब्जेक्ट्स की कि आपको क्या करना है आगे जाके, अगर आपका जो फोकस है वो क्लियर है ना, तो फिर ये एग्ज़ाम टफ नहीं है। ठीक है, वरना तो भाई साहब टफ है। अगर अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसी हवा में अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। स्ट्रैटेजी तो अपन को अपनानी पड़ेगी। अब चेक कैसे करना है रिजल्ट कैसा आएगा इसका
वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। एडमिशन कार्ड की भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो उसकी भी सहूलियत जो है वो दी गई है। एडमिशन कार्ड जो है वो आपको पहले मिल जाएगा, 1-2 हफ्ते पहले मिल जाएगा, और उसी एडमिशन कार्ड से आप सेंटर में जा सकते हैं। अगर आपको सेंटर चेंज करना है तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर आप इस सेंटर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं, रिजल्ट लॉगिन करने के लिए विंडो जो है अपीयर होगी, उसके बाद आपको लॉगिन टैब पे जाना है, आपका जो रिजल्ट है वो अपीयर करेगा, डाउनलोड और सेव कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और वहाँ से फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होगी, ठीक है। इसके साथ अगर आप बात करते हैं कि हम अपने अप्रोच में कैसे काम करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन्स, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक पहली बात तो हम स्ट्रैटेजी वाइज चलेंगे, दूसरी बात हम जो वीडियोस हैं वो पूरे कंसेप्चुअल वीडियोस होंगे, एमसीक्यूज जो होंगे वो वैसे भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे हम ऑलरेडी हमारा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स चल रहे हैं, कई हमारी सीरीज़ ऐसी चल रही हैं जिसपे हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं जाके, तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए हम स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ेंगे और तभी हम इसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, सारे एमसीक्यूज और सैम्पल पेपर्स के थ्रू हम इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी एबल टू गेट थ्रू। बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी अगर संशय, कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कंफ्यूजन इतने के बाद भी है अगर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल गेट बैक टू यू, एंड डोंट वरी, हम बिल्कुल बहुत ही बढ़िया वे में इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको फेसबुक पे, हमारे इंस्टा हैंडल पे, सब जगह मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे आपको हमारा पूरा मिलेगा, हमारे चैनल पे magnetbrains.com पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा। कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी समय कोई कंफ्यूजन हो उसको लिखिए, एंड वी विल गेट बैक टू यू। किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हम इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे और आप बहुत बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में लैंड करने वाले हैं, ठीक है। ऑन दिस नोट आई विल साइन ऑफ, एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ वेल, स्टडी हार्ड एंड बी गुड। थैंक यू सो मच।